लास्ट सेशन में हमने स्ट्रिंग के बारे में डिस्कशन किया हुआ था, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम स्ट्रिंग को किस तरीके से रीड कर सकते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है आपको, तो आपके पास रेडीमेड फंक्शन अवेलेबल है strlen करके, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड कर सकते हो। और ये जो स्ट्रिंग के रिलेटेड जो भी फंक्शंस है वो सारे कहाँ पर है, तो के string.h नाम की जो हेडर फाइल है उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद हर एक जो कैरेक्टर था उसका हमने आस्की वैल्यू का टेबल वहाँ पर देखा था, ठीक है। आस्की का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो ये आस्की का फुल है। कभी कभी एग्जाम में आपको 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो क्या होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है, किसके लिए है, कि इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए है, ठीक है। यानी कि आप अगर फिक्स होगा कि सी के लिए कौन सा वैल्यू है, कैपिटल ए के लिए कौन सा वैल्यू है, स्मॉल ए के लिए कौन सा वैल्यू है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उस वैल्यू के जरिए भी आप अपना जो भी मैसेज है वो पास कर सकते हो। इसलिए क्या है इसका फुल फॉर्म आस्की का, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो आज की वैल्यू की मदद से आप कैरेक्टर जो भी है उसका आज की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो, जो कि इंटीजर फॉर्म में होगा। उसके ऊपर आप जो हमारा एडिशन का ऑपरेशन है वो भी आप कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपको सीक्वेंस में नेक्स्ट जो आपका कैरेक्टर होगा आज की वैल्यू के अकॉर्डिंग, वो आपको वहाँ पर मिल सकता है। तो उसको प्रिंट करने के लिए आपको परसेंटेज सी का इस्तेमाल करना है, और आज की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए आपको परसेंटेज डी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ें देखी हुई थी। यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म हो रहा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा वो कौन सा है, और इससे पहले जो हमारे फंक्शन थे कौन कौन से, तो के str रिवर्स नाम का फंक्शन था, फिर str अपर एंड str लोअर। तो ये तीनों जो फंक्शन है वो आपको टर्बो सी के अंदर मिल जाएंगे। तो किसी ने ट्राई किया है टर्बो सी? यस ऑफ कोर्स। तो वहाँ पर आपको ये सारे फंक्शन अवेलेबल होंगे, ठीक है। अगर किसी ने ट्राई नहीं किया है तो वो लोग ट्राई कर लेना वापस से, तो ये सारे फंक्शन आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। अब जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, वो क्या है आपका फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे आगे वो क्या है आपका फंक्शन, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब जब हम सी प्रोग्राम बनाते हैं तब वहाँ पर हम मेन फंक्शन लिखते हैं इस तरीके से, और उसके बीच में सारा हम कोड लिखते हैं जो भी हमें एग्जीक्यूट करवाना होता है वो सारा, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर हम लिखते हैं हमारे हर एक सी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो सी प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से होगा, क्योंकि मेन फंक्शन जहाँ पर लिखा है वहाँ से आपका जो सी कंपाइलर है वो ऑलवेज स्टार्ट कहाँ से करेगा, मेन फंक्शन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो मेन फंक्शन है वो आपको इसी फॉर्मेट में लिखना होता है, कंपलसरी है। अगर ये नहीं लिखोगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि उसको स्टार्ट कहाँ से करना है आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो हर एक प्रोग्राम में हम क्या लिखेंगे, मेन फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन कोई भी होगा वो आप उसको देखकर पता लगा सकते हो किस तरीके से, अगर कोई भी नाम होगा फंक्शन का
तो उसके पीछे इस तरीके से पेरेंथेसिस लगाए होंगे। अगर पेरेंथेसिस लगाए हैं तो वो सारे क्या होंगे, उसके आगे जो भी नाम लिखा होगा वो क्या होगा, एक टाइप का फंक्शन होगा। ठीक है, जिसको आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, या फिर जो वो फंक्शन है पर्टिकुलरली जिस टास्क के लिए डिजाइन किया है उस टास्क के लिए वो पर्टिकुलर फंक्शन का यूज कर सकते हो। यहाँ पर मेन फंक्शन के साथ में भी हम देखो यहाँ पर पेरेंथेसिस दे रहे हैं। ठीक है, तो जब कभी भी आप फंक्शन का यूज करोगे यहाँ पर, यानी कि फंक्शन के अंदर जो कोड लिखोगे तो वहां पर आपको क्या करना है, पेरेंथेसिस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और हर एक फंक्शन होगा वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता होगा। ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू आपकी रिटर्न नहीं हो रही है तो ये फंक्शन का डेटा टाइप क्या होगा, वॉइड होगा। तो अगर आपको फंक्शन लिखना है, आपका खुद का फंक्शन लिखना है, खुद का नाम देना है फंक्शन को, तो उसका सिंटेक्स किस तरीके से होगा, तो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होगा। अगर हम ये मेन फंक्शन जो हमारा है उसका रेफरेंस ले तो पहला जो पोर्शन होगा वो कौन सा होगा, क्योंकि डेटा टाइप का होगा। ठीक है, जैसे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पे डेटा टाइप का यूज कर रहे हैं, वैसे ही क्या होगा यहाँ पर डेटा टाइप का इस्तेमाल होगा। उसके बाद ये मेन है वो क्या है, आपका फंक्शन का नेम है। तो उसके बाद क्या आएगा, आपका फंक्शन नेम आएगा, जो भी आप रखना चाहते हो फंक्शन नेम। उसके बाद क्या आएगा, आपके पेरेंथेसिस आएंगे। पेरेंथेसिस में आप क्या दे सकते हो, पैरामीटर पास कर सकते हो। ये पैरामीटर क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। ऑलरेडी आपको पता ही है कि पैरामीटर क्या है। जब हम प्रिंटफ का फंक्शन यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो वहां पर हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं। पहला पैरामीटर क्या होगा कि आपको कौन से टाइप की वैल्यू को प्रिंट करनी है वो हम दे रहे हैं। ठीक है, कोमा करके दूसरा पैरामीटर क्या दे रहे हैं, जो भी वैल्यू या फिर वेरिएबल को प्रिंट करना है वो हम वहां पर दे रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअली पैरामीटर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। तो ये आपका फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका फंक्शन डिक्लेरेशन होगा। यहाँ पैरामीटर की जगह पर आप नंबर ऑफ पैरामीटर दे सकते हो, जितने चाहो उतने। ठीक है, ये रफ आइडिया ले लो आप कि ये जो मेन वॉइड मेन लिखते हैं वो क्या है, वन टाइप ऑफ फंक्शन है हमारा। ठीक है, बाद में हम उसको डिटेल में आगे स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी के फंक्शन होते हैं हमारे पास। अभी हम वॉइड के साथ हमने सारे जो प्रोग्राम किए हैं उसमें हमने वॉइड का इस्तेमाल किया हुआ है। वॉइड मतलब कोई भी डेटा टाइप नहीं, मतलब आपका फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो किस तरीके से करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। बेसिकली फंक्शन क्या है जब तक आपको पता नहीं चलेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा कि इस तरीके का ब्लॉक होगा, जैसे कि ये मेन फंक्शन का ब्लॉक हो गया यहाँ पर, करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज, उसके बीच में जो भी कोड लिखा होगा वो आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेन फंक्शन है तो सी प्रोग्राम को पता है कि सी प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन होने को तब वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, मेन फंक्शन से। लेकिन आपने अगर आपका खुद का फंक्शन बनाया है, फॉर एग्जांपल एडिशन नाम का आपने फंक्शन बनाया खुद का, ठीक है, तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि ये एडिशन नाम का फंक्शन कब आपको एग्जीक्यूट करवाना है? मेन फंक्शन होगा तो पता चल जाएगा, मेन होगा इसके लिए। ठीक है, लेकिन एडिशन नाम का होगा तो कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि आपका फंक्शन कब एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, तो फंक्शन को आप अपने प्रोग्राम में एफिशिएंटली यूज कर सको उसके लिए यहाँ पर तीन अलग अलग कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है कौन सा आपका, जो कि फंक्शन डिक्लेरेशन। जैसे हम सिंपल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वैसे ही हमें क्या करना है, फंक्शन को पहले डिक्लेयर करना है। उसके बाद क्या आएगा, फंक्शन डेफिनेशन। उसके बाद क्या आएगा आपका, फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में क्या करेंगे हम कि जब आपका फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए आप बोलोगे प्रोग्राम को, तब वो कौन सा कोड एग्जीक्यूट करेगा वो सारा चीज हम कहाँ पर लिखेंगे, फंक्शन डेफिनेशन में। और तीसरा आएगा आपका फंक्शन कॉल, यानी कि
आपको फंक्शन कॉल कब करना है, जब आपको फंक्शन के अंदर लिखा कोड को एग्जीक्यूट करवाना है, तब आपको क्या करना है, फंक्शन कॉल करना है। तो इस 3 पार्ट की मदद से आप क्या कर सकते हो, अपना खुद का फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आप खुद का फंक्शन बनाओगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो आपका जो सी प्रोग्राम का जो सिलेबस है या फिर बुक होगा, तो उसमें जो आपका यूनिट है, चैप्टर होगा, उसका नाम क्या होगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये नाम यूजर डिफाइंड फंक्शन क्यों दिया हुआ है, क्योंकि एज ए प्रोग्रामर आप खुद से एडिशन नाम का फंक्शन यहाँ पर बना रहे हो, उसको डेवलप कर रहे हो। ये कहीं पर भी सी प्रोग्रामिंग के कोई भी लाइब्रेरी वाली फाइल के अंदर अवेलेबल नहीं है, आप अपने लिए खुद से बना रहे हो, इसलिए इसको क्या बोला गया है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यानी कि यूजर जो है सी प्रोग्रामिंग का वो अपने हिसाब से फंक्शन को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन को क्या बोला गया है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ये प्रिंटफ और स्कैनफ वाले जो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, उसको हम कौन सी कैटेगरी में रख सकते हैं, किसी को पता है, इसको कौन से टाइप के फंक्शन बोलेंगे हम, इनबिल्ट। यस, ये जो सारे फंक्शन है जो हमें रेडीमेड मिलते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, इनबिल्ट फंक्शन बोलेंगे, या फिर कभी कभी बिल्ट इन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनबिल्ट फंक्शन है सारे ये, जो हम रेडीमेड अवेलेबल है हमारे लिए सी प्रोग्राम के थ्रू। तो ये सारे फंक्शन कौन से हैं, तो कि इनबिल्ट फंक्शन है, और जो हम अपना खुद का बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम, यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलेंगे। तो अगर हमारे पास ये यूजर डिफाइंड फंक्शन हम नहीं भी बनाते हैं, तब भी हमारा प्रोग्राम तो अब तक हम बनाते ही थे, तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, कोई बता सकता है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन कम की कोड करना रिक्वायरमेंट पड़ेगा, क्यों होगी, कम कोड करना एनीवन, पड़ेगा, सॉरी, कोड कम हो जाएगा, पहले से ये कोड कर देंगे, उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, हम फंक्शंस का इस्तेमाल क्यों करेंगे, फंक्शन का इस्तेमाल क्यों करेंगे, क्योंकि फंक्शन के अंदर हम एक बार कोई भी कोड लिख देंगे, उसके बाद जितनी भी बार हम चाहे उतनी बार हम हमारे प्रोग्राम के अंदर फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन हमने एडिशन का फंक्शन यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, और मुझे मेरे प्रोग्राम के अंदर 7 या फिर 8 टाइम्स क्या करना है, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मैं क्या करूँगा, 7 और 8 टाइम जो भी होगा वो उतनी बार मैं फंक्शन को कॉल कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जितनी बार फंक्शन कॉल होगा आपका, उतनी बार आपका ये जो फंक्शन डिफाइन किया होगा आपने खुद से, उसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो सारा क्या होगा, वहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अभी एक सेशन पहले ही हमने एक प्रोग्राम बनाया था, कौन सा प्रोग्राम बनाया था, तो कि 3x3 जो मैट्रिक्स था, ठीक है, उसके लिए हमने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम बनाया था। तो उसमें पहले हम क्या करते थे, दो 3x3 मैट्रिक्स को क्या करते थे, यहाँ पर हम उसकी वैल्यू को रीड करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर रीड करने के लिए हमने क्या किया था, पहले एक मैट्रिक्स को हमने रीड करने के लिए कोड लिखा था इस तरीके से, फॉर लूप लगा के उसके अंदर दूसरा फॉर लूप लगाया था, और उसके बाद में यहाँ पर आपका स्कैनफ का स्टेटमेंट था, जिसकी मदद से हम क्या करते थे, वैल्यू को रीड करते थे। तो पहले हमने सिंगल को ट्राई किया था, बाद में हमने क्या किया था, ये जो वैल्यू रीड करने का जो भी कोड था उसको हमने कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया था यहाँ पर, और उसमें हमने क्या किया था कि स्कैनफ वाले फंक्शन में ए की जगह हमने बी मॉडिफाई कर दिया था। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, सेम कोड को 2 बार यूज किया था। ठीक है, पर्पस किया था दोनों टाइम कोड का हमारा, क्योंकि जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू को रीड करने का हमारा पर्पस था। तो जब कभी भी आपके प्रोग्राम में इस तरीके से सेम पर्पस के लिए आप कोड का क्या करते हो, यहाँ पर डुप्लीकेशन करते हो, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए
जो भी डुप्लीकेशन वाला कोड है उसको आप फंक्शन के अंदर क्या कर दो, यहाँ पर कन्वर्ट कर दो। बाद में जहाँ कहीं भी आपको फंक्शन यानी कि ये कोड को एग्जीक्यूट करने की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर आप डायरेक्ट क्या कर दो, फंक्शन को कॉल कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 मैट्रिक्स की वैल्यू रीड की तो आप 2 बार कॉल करोगे। अगर आपको 5 या फिर 7 मैट्रिक्स की वैल्यू रीड करनी है तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ फंक्शन को 7 टाइम्स कॉल करना होगा। और एक बार फंक्शन कॉल करने के लिए आपको कितनी लाइन लिखनी होगी, तो कि 1 लाइन का कोड होगा वो फंक्शन कॉल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो डुप्लीकेशन है कोड का वो कम हो जाएगा और आपके जो भी एरर के चांसेस रहते हैं वो कम हो जाएंगे, मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम फंक्शन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं कि आपके पास ऐसी कोई भी सिचुएशन हो जहां पर सेम कोड आपको मल्टीपल टाइम क्या करना हो, एग्जीक्यूट करवाना हो, तो उस पर्टिकुलर कोड का आप क्या बना सकते हो, वहां पर फंक्शन बना सकते हो। और आपके प्रोग्राम में जब कभी भी वो कोड एग्जीक्यूट करने की रिक्वायरमेंट हो तब आप डायरेक्टली किसको कॉल करो, उसके लिए जो भी आपने फंक्शन बनाया है उसको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, वहां पर कॉल कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है, हम फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वो समझ में आया सबको? यस सर। ओके। तो फंक्शन का डेफिनेशन अगर पूछे तो आपको सिंपल देना है, क्या देना है कि फंक्शन इज ए सिंपल ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, आपका जो प्रोग्राम है उसमें एक छोटा सा ब्लॉक है कोड का जो कि आप फंक्शन के तौर पे उसका इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, अब फंक्शन आपने पता चल गया क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है वो भी आपको पता चल गया। अब आप अगर आपको आपके प्रोग्राम के अंदर फंक्शन लिखना है तो कहाँ पर लिखोगे आप? ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था वहाँ पर आपके पास मेन फंक्शन था, मेन फंक्शन के ऊपर भी क्या थे, ग्लोबल डिक्लेरेशन थे, फिर लिंक वाला पोर्शन था, वगैरह वगैरह था। मेन फंक्शन के बाद आपके पास यहाँ पर सब प्रोग्राम्स वाला एक पोर्शन था। सब प्रोग्राम्स वाले पोर्शन में आपने क्या लिखा था कि फंक्शन 1 फिर अप टू फंक्शन n। तो यहाँ पर जो फंक्शन है, हम जो फंक्शन डिफाइन करेंगे, अपना खुद का जो फंक्शन लिखेंगे वो कहाँ पर लिखेंगे हम, क्योंकि हमारा जो मेन फंक्शन है वो जहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारा खुद का जो फंक्शन हम बनाना चाहते हैं उसको हम वहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, हम कहाँ पर लिखेंगे वो चीज? समझ में आया सबको यहाँ तक? ओके। यस सर। अब यस सर। ओके, तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो हमारा कौन सा पोर्शन होगा? हमारे पास टोटल तीन पोर्शन है, अलग अलग कौन कौन से है? तो पहले तो हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन है, दूसरा पोर्शन क्या है, तो कि डेफिनेशन है, फंक्शन का डेफिनेशन, और तीसरा कौन सा है, फंक्शन कॉल है। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो हमारा क्या होगा, फंक्शन डेफिनेशन होगा। ठीक है, क्या होगा हमारा, फंक्शन डेफिनेशन होगा। ठीक है, यानी कि एक्चुअल फंक्शन जब कॉल होगा तब कौन सा कोड हमें एग्जीक्यूट करवाना है वो हम यहाँ पर सब प्रोग्राम के सेक्शन के अंदर लिखेंगे। और फंक्शन का डिक्लेरेशन हम कहाँ पर करेंगे, तो कि वो मेन के ऊपर करेंगे, जो ग्लोबल डिक्लेरेशन का पार्ट होगा वहां पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, फंक्शन का डिक्लेरेशन करेंगे। किस तरीके से करेंगे, उसका सिंटेक्स क्या होगा वो अभी हम आगे देखेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन सी चीज हमें कहाँ पर लिखनी है हमारे सी प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो डिक्लेरेशन कहाँ पर लिखेंगे, हम मेन के बाहर लिखेंगे, जो आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन का सेक्शन होगा वहां पर। ग्लोबल डिक्लेरेशन का मतलब क्या होगा कि अगर आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया है तो उसको आप अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ऐसा क्यों करना है हमें, क्योंकि
जो हम फंक्शन को कॉल करवाना चाहते हैं वो हम फंक्शन को कॉल कहाँ से करेंगे, तो कि मेन फंक्शन के अंदर से हम फंक्शन को क्या करवाएंगे, कॉल करवाएंगे। तो कॉल कहाँ से करेंगे, हम यहाँ से मेन फंक्शन के अंदर से कॉल करेंगे हमारे फंक्शन को। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। डिक्लेरेशन कहाँ पर होगा, डिक्लेरेशन कहाँ पर होगा, तो कि मेन से पहले हम डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, डिक्लेयर हो गया, उसके बाद जब फंक्शन कॉल होगा तब कौन सा कोड हमें एग्जीक्यूट करवाना है और डिफाइन कहाँ पर करेंगे, तो कि डेफिनेशन सेक्शन के अंदर। तो डेफिनेशन सेक्शन हम कहाँ पर लिखेंगे, तो कि मेन फंक्शन के बाद में लिखेंगे। ओके, तो अब हमने फंक्शन भी लिख दिया, लेकिन ये फंक्शन जो हमने लिखा हुआ है उसका इस्तेमाल हम कहाँ से करेंगे, तो कि मेन फंक्शन के अंदर से उसको हम क्या करेंगे, कॉल करवाएंगे। तो जैसे ही हमारा फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल का सिंटेक्स क्या होगा वो भी हम आगे देखेंगे। जैसे ही हमारा फंक्शन कॉल होगा तो कंपाइलर क्या करेगा, जो भी फंक्शन का नाम होगा वो फंक्शन नाम के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो सारा वो वहां पर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंपाइल कंट्रोलर आपका वापस कहाँ आ जाएगा, जहां पर से फंक्शन कॉल हुआ था वहां पर। तो यहाँ पर हमने मेन फंक्शन के अंदर ही फंक्शन कॉल क्यों करवाया, कोई बता सकता है। यहाँ पर ही हमने क्यों लिखा, अगर हम उसके अंदर का ही दिखता है, सॉरी मेन फंक्शन के अंदर ही तो सारा कोड होता है। अगर मैं यहाँ पर बाहर लिखूंगा फंक्शन कॉल करने के लिए तो क्या होगा, हो सकता है इस तरीके से एरर आएगा, एरर, क्या वो ओके देखेगा ही? एरर आएगा। अगर एरर भी नहीं आता है तो ये कॉल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो कंपाइलर सी कंपाइलर है उसको कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि वो स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, पहले वो मेन फंक्शन के अंदर जितना भी कोड लिखा होगा उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो अगर हमें हमारा खुद का जो लिखा हुआ है फंक्शन है उसको कॉल करवाना है तो उसको हम कहाँ से कॉल करवा सकते हैं, तो कि मेन फंक्शन के अंदर से ही हम करवा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हमारा फंक्शन कॉल नहीं होगा, क्योंकि आपका जो सी प्रोग्राम है उसका जो कंपाइलर है वो किसके लिए हैबिचुअल है, तो कि मेन फंक्शन के अंदर जितना भी कोड लिखा है उसको वो एग्जीक्यूट करना है। बाद में अगर आप मेन फंक्शन के अंदर आप अपना फंक्शन कॉल करवाते हो तो वो कर देगा, लेकिन यहाँ पर आपने कॉल नहीं करवाया है तो आपका फंक्शन कॉल नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो मेन फंक्शन के अंदर अपना जो कॉल है, यानी कि सॉरी अपना जो फंक्शन बनाया हुआ है उसको हम वहां पर क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ठीक है, तो तीनों चीजें समझ में आएगी, कौन सी चीज कहाँ पर लिखनी है आपको। यस सर। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि फंक्शन आपको अपना खुद का फंक्शन बनाना है तो किस तरीके से आप फंक्शन को बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मल फंक्शन बना देते हैं पहले। ठीक है, कौन सा फंक्शन बनाते हैं, तो कि हमने जो अभी लिखा हुआ था कि एडिशन का फंक्शन हम यहाँ पर बना रहे हैं, उससे पहले हम फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो किस तरीके से होगा, एक वो हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फंक्शन का सिंटेक्स क्या होगा यहाँ पर, तो कि फंक्शन का जो भी रिटर्न वैल्यू होगा उसका डेटा टाइप होगा। उसके बाद आपका फंक्शन का नेम आएगा, आप फंक्शन का नाम जो भी रखना चाहते हो वो आएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या आएंगे, पैरामीटर लिस्ट, यानी कि जितने भी पैरामीटर आप पास करना चाहते हो वो सारा क्या आएगा, यहाँ पर लिस्ट आएगा। तो ये जो सिंटेक्स हुआ वो किसके लिए हुआ, फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए हुआ। ठीक है, जब आप फंक्शन डिक्लेयर करोगे तब आपको यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल लूँ ये एडिशन वाला, उसमें मुझे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी है। ठीक है, वैल्यू रिटर्न आपको कोई भी नहीं करवानी है, तो यहाँ पर रिटर्न डेटा टाइप की जगह आप क्या लिखोगे, वॉइड लिखोगे। और फंक्शन का नाम मैं क्या रखना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एडिशन। और अभी पैरामीटर लिस्ट मुझे कुछ भी वैल्यू वहां पर नहीं देनी है। ठीक है,
मैं यहाँ पर कोई भी पैरामीटर पास नहीं करवाना चाहता हूँ तो मैं ब्लैंक रख सकता हूँ, या फिर उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आप ब्लैंक रखो या फिर वहां पर क्या लिख सकते हो, वॉइड लिख सकते हो। वॉइड का मतलब अगेन क्या होगा, कुछ नहीं, ब्लैंक नल होगा। तो आप ब्लैंक रख सकते हो या फिर वहां पर वॉइड लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन मैंने एग्जांपल बनाया है वो क्या है कि मेरा जो एडिशन नाम का फंक्शन है, ठीक है, मेरा फंक्शन का नाम क्या है यहाँ पर, तो ये एडिशन फंक्शन आपका कोई भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पर वॉइड लिखा है, मतलब आपका फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। वैल्यू रिटर्न कैसे करेगा वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले हम जो फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है, वहां से स्टार्ट करेंगे। यानी कि हमारा फंक्शन यहाँ पर है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, और फंक्शन के अंदर हम कोई भी पैरामीटर भी अभी कंसिडर नहीं कर रहे। तो आप जो पैरेंथेसिस है उसको ब्लैंक रखो या फिर यहाँ पर वॉइड कीवर्ड आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका फंक्शन डिक्लेरेशन। जब भी आप फंक्शन डिक्लेरेशन करो तब आपको वहां पर लास्ट में क्या करना है, सेमीकोलन का इस्तेमाल करना है। समझ में आ रहा है सबको फंक्शन डिक्लेरेशन? यस सर। Yes, sir. तो ये डिक्लेरेशन का पोर्शन हो गया। अब हम फंक्शन डिफाइन करेंगे कि एक्चुअल में जो हमारा फंक्शन होगा उसके अंदर हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया कौन सा, तो कि फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन डेफिनेशन है उसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, तो फंक्शन डेफिनेशन में आपका जो हेडर होगा, ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन अगेन आपके 3 पोर्शन में डिवाइड होंगे। कौन कौन से पोर्शन होंगे, तो कि उसके अंदर फर्स्ट पोर्शन कौन सा होगा, तो कि हेडर होगा, फंक्शन का हेडर होगा। उसके बाद क्या आएगा आपका, सेकंड पोर्शन आपका आएगा फंक्शन का बॉडी आएगा। सेकंड पोर्शन क्या आएगा आपका, फंक्शन का बॉडी आएगा। और थर्ड क्या आएगा आपका, रिटर्न स्टेटमेंट आएगा अगर कोई है तो, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होगा फंक्शन का डेफिनेशन। तो हेडर क्या है, तो हेडर पोर्शन वही है जो आपने डिक्लेरेशन टाइम पे यूज किया है, सिंटेक्स। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन टाइम पे हमने क्या यूज किया है कि वॉइड एडिशन, और कोई भी पैरामीटर नहीं है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन टाइम पे क्या लिखेंगे कि हमारा फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, और हमारा फंक्शन का नाम क्या है, तो क्या, एडिशन। अब यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन का डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें सेमीकोलन नहीं लगाना है। तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, फंक्शन बॉडी बनाएंगे, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है। समझ में आ रहा है सबको? तो अब फंक्शन बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे, तो कि यहाँ पर हम कोड लिखेंगे जो कि हमें एग्जीक्यूट करवाना है। तो अब हमारा यहाँ पर फंक्शन कौन सा है, तो कि एडिशन वाला फंक्शन है। तो उसके अंदर हमें हमारा जो फंक्शन लिखा है उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए कि एडिशन का टास्क करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी वैल्यू है, दो भी कोई वैल्यू है, उसका हम क्या करवाते हैं, यहाँ पर एडिशन का टास्क करने का कोड लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, एडिशन का टास्क करने का कोड लिखते हैं यहाँ पर हम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए हम अभी हम प्रोग्राम भी बनाएंगे, लेकिन और ओवरऑल आप समझ लो कि किस तरीके से हमारा फंक्शन होगा। तो फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, फंक्शन डेफिनेशन भी हो गया। थर्ड पोर्शन कौन सा आएगा आपका, तो कि फंक्शन को कॉल करना है आपको। आप फंक्शन को कॉल किस तरीके से कर सकते हो, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ जो भी नाम का फंक्शन आप कॉल करना चाहते हो उस नाम के फंक्शन को आपको वहां पर यहाँ पर लिख देना है। कि एडिशन का करना चाहते हो तो एडिशन लिखो, और फंक्शन है हमारा तो इसलिए हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सिंटेक्स किसका हो गया, फंक्शन कॉल का हो गया। फंक्शन कॉल के सिंटेक्स में क्या करेंगे, वहां पर हम रिटर्न डेटा टाइप के बारे में नहीं लिखेंगे। ठीक है, वहां पर सिर्फ आपको क्या लिखना है, आपका जो भी फंक्शन का नाम है उसको ही वहां पर लिखना है। जैसे कि सिंपल वेरिएबल को अगर आपको यूज करना होता है तो आप क्या करते हो, सिर्फ वेरिएबल का
नाम वहां पर लिखते हो तो क्या हो जाता है, वहां पर जो भी वेरिएबल का नाम लिखा है उस पर्टिकुलर वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो वहां पर रिप्लेस होके आ जाती है आपके एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पर आपने फंक्शन का नाम लिखा है तो क्या होगा, ये एडिशन नाम का फंक्शन है, जहां पर भी लिखा होगा आपके प्रोग्राम के अंदर, तो ये पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो वहां पर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है तो आप किस तरीके से उसको बना सकते हो। ठीक है, तो 3 पोर्शन में है। पहला क्या है, आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर कहाँ पर करोगे आप, तो कि मेन फंक्शन लिखने से पहले। डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या है, तो पहला आपका क्या है कि आपका फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करता है उसका डेटा टाइप क्या है, तो जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही है उसका डेटा टाइप पहले लिखना है। बाद में आपका फंक्शन का नाम जो भी आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो, और पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर लिस्ट होंगे। अगर आपको कोई भी वैल्यू फंक्शन के अंदर इनपुट के तौर पे देनी है तो वो वैल्यू आप किसकी मदद से दे सकते हो, पैरामीटर लिस्ट की मदद से दे सकते हो, वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए हमने हमारे फंक्शन में कोई भी इनपुट कंसीडर नहीं किया हुआ है, तो हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन होगा उसमें हम ब्लैंक पैरेंथेसिस लिखेंगे या फिर वॉइड लिखेंगे। ठीक है, और रिटर्न डेटा टाइप यानी कि हमारा फंक्शन भी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वॉइड लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका फंक्शन डिक्लेरेशन। बाद में आता है आपका फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन डेफिनेशन में क्या करोगे आप, क्योंकि आप पहले हेडर लिखोगे। हेडर क्या होगा, जो आपने डिक्लेरेशन सिंटेक्स लिखा है सेम एज क्या होगा, आपका हेडर होगा। उसमें भी आपको क्या कंसीडर करना है कि फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप कौन सा है, फंक्शन का नाम कौन सा है, उसका पैरामीटर लिस्ट है तो लिखना है आपको, अगर नहीं है तो आपको नहीं लिखना है। तो ये फंक्शन का हेडर कैसे आएगा, सेम आएगा जैसा आपने डिक्लेरेशन में लिखा है वैसा। क्यों, क्योंकि सी कंपाइलर कैसे पता लगाएगा कि कौन सा फंक्शन के लिए आपने कौन सी डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो वहां पर वो ये हेडर आपका मैच करेगा कि डिक्लेरेशन में ये तरीके की हेडर है जो वो डिक्लेयर की गई है कि नहीं की गई है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका फंक्शन वहां पर क्या होगा, जो डिक्लेयर किया है उसके लिए डेफिनेशन और दोनों का क्या होगा, वहां पर मैपिंग होगा। ठीक है, तो फंक्शन हेडर लिख दिया हमने। उसके बाद में क्या है, फंक्शन बॉडी, यानी कि जो भी कोड आप फंक्शन के अंदर लिखना चाहते हो वो आप वहां पर बॉडी के अंदर लिखोगे, जैसे हम फॉर लूप में लिखते थे वैसे ही। और उसके बाद अगर आपका कोई भी फंक्शन, आपका जो फंक्शन है कोई भी वैल्यू रिटर्न करवाता है तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है। अगर आपका फंक्शन कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखना है वहां पर। और थर्ड पोर्शन जो है कि आपने फंक्शन बना भी दिया, तो अब आपको वो पर्टिकुलर फंक्शन को अपने प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से यूज करना है, इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन आपने लिखा है उसको कॉल करना है। ठीक है, जब कभी भी आप अपना फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तब आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे उसको क्या बोलेंगे, हम फंक्शन कॉल बोलेंगे। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि तो जिस फंक्शन को हम कॉल करना चाहते हैं उस फंक्शन का नाम लिखेंगे और उसके साथ में पैरेंथेसिस करेंगे। यहाँ पर पैरेंथेसिस क्यों की है ब्लैंक, क्योंकि हमारा जो डिक्लेरेशन है उसमें हमने कोई भी पैरामीटर यहाँ पर पास नहीं किया हुआ है। ठीक है, अगर आपका फंक्शन इस तरीके का होगा कि उसमें आपने पैरामीटर वहां पर दिए हुए हैं तो जब कभी भी आप फंक्शन कॉल करोगे वहां पर आपको पैरामीटर पास करने होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हमने ब्लैंक कंसीडर किया है, तो यहाँ पर फंक्शन कॉल में भी क्या आएगा, ब्लैंक पैरेंथेसिस आएंगे। तो अब हम इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल, ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। तो हम प्रोग्रामिंग टर्मिनल पर चले जाते हैं और वहाँ पर हमारा जो फंक्शन है उसके लिए एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं कि हम फंक्शन को किस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। पहले इनपुट और आउटपुट जो भी फंक्शन है उसको इस्तेमाल करने के लिए हम इनपुट आउटपुट की जो हेडर फाइल है उसको वहां पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ,
मेन फंक्शन लिख देता हूँ। मेन फंक्शन से पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर डिक्लेरेशन करना है। किसका करना है डिक्लेरेशन? क्योंकि जो मैं फंक्शन बनाना चाहता हूँ उसका मुझे यहाँ पर डिक्लेरेशन करना है। ठीक है, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया वैसे ही हम फंक्शन का नाम क्या रखते हैं, तो कि एडिशन, और हमारे फंक्शन का कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रहा है यहाँ पर, और उसमें हम कोई भी पैरामीटर का भी इस्तेमाल नहीं करें, तो हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन का जो स्टेटमेंट है वो क्या बनेगा, वॉइड, यानी कि कोई भी डेटा रिटर्न नहीं हो रहा है। और फंक्शन का नाम क्या रखा हमने, देखिए एडिशन, और हमें कोई भी पैरामीटर नहीं चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर। अब हमें क्या करना है, फंक्शन का डेफिनेशन लिखना है। तो फंक्शन का डेफिनेशन हम कहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि मेन फंक्शन खत्म होने के बाद लिखेंगे। तो यहाँ पर हम फंक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन में फर्स्ट क्या है, तो कि हेडर है। तो हेडर कौन कैसा होना चाहिए, जैसा फंक्शन डिक्लेरेशन है ठीक वैसा का वैसा ही आपका क्या होना चाहिए, हेडर होना चाहिए। एक्स्ट्रा क्या आएगा, तो कि फंक्शन बॉडी। तो फंक्शन बॉडी में हम क्या लिखेंगे, तो कि जो भी कोड हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं उसको हम वहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, printf inside फंक्शन एडिशन। ठीक है, और उसके बाद परसेंट, ये सिर्फ मैसेज में प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई भी एडिशन का टास्क नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ क्या करता हूँ, मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ। तो जब कभी भी मेरा एडिशन वाला फंक्शन कॉल होगा तो वहां पर कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, तो कि वो मैसेज प्रिंट करेगा। कौन सा मैसेज प्रिंट करेगा, तो कि इनसाइड फंक्शन एडिशन। तो एडिशन नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर से ये मैसेज प्रिंट हो रहा है, वो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो फंक्शन का डेफिनेशन है उसमें हमने क्या किया, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखा है, और वो भी कौन सा है, तो कि प्रिंटफ का। तो जब कभी भी हमारा एडिशन का फंक्शन होगा तो हमारा ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और हमारा मैसेज जो है इनसाइड फंक्शन एडिशन वो हमें आउटपुट में प्रिंट होके वहां पर मिलेगा। ठीक है, और ये जो एडिशन वाला फंक्शन है उसको हम डिस्प्ले कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, सिर्फ एक मैसेज को ही डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो आपको फंक्शन का नाम ऑलवेज उस तरीके से रखना है कि जो वो अपना टास्क है उसको फुलफिल करे। यहाँ पर हम कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो कि सिंपल मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो हमने फंक्शन का नाम क्या चूज किया है, डिस्प्ले। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा फंक्शन होंगे। जब ज्यादा फंक्शन होंगे तब कौन सा फंक्शन आपको कॉल करवाना है पर्टिकुलर टास्क के लिए वो बार बार देखने जाना पड़ेगा, अगर आपने कोई ट्रिकी नाम रख दिया है तो। अगर आप अपने फंक्शन का नाम उसके टास्क के हिसाब से रखोगे तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कहाँ पर आपको कौन सा फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल मैसेज पहले कर देते हैं, प्रिंट हेलो फ्रॉम मेन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मैसेज लिख दिया कि हेलो फ्रॉम मेन फंक्शन। तो पहले जैसे ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा पहले हमारा मैसेज क्या प्रिंट होगा आउटपुट में, तो कि हेलो फ्रॉम मेन फंक्शन। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करवाएंगे कि हमारा जो डिस्प्ले नाम का हमने फंक्शन बनाया है उसको हम वहां पर क्या करवाएंगे, कॉल करवाएंगे। तो इसको कॉल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे और पेरेंथेसिस कर देंगे। जब आप कॉल करो तब आपको सेमीकोलन लगाने हैं। ठीक है, सेमीकोलन कब नहीं लगाना है आपको, कि जब आप फंक्शन के लिए कोड लिख रहे हो यानी कि फंक्शन डेफिनेशन लिख रहे हो तभी आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है। डिक्लेरेशन में भी लगाना है और कॉलिंग टाइम पे भी आपको जो सेमीकोलन है उसको वहां पर लगाना है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक ये प्रोग्राम फंक्शन का? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और आउटपुट हमें क्या मिलता है वो चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो आउटपुट में हमें क्या मिला, जैसे हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया पहले हमने मिला कि हेलो फ्रॉम मेन फंक्शन। तो पहले आपका ये प्रिंटफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ मेन के अंदर, उसके बाद आपका डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ। जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ
आपका जो सी प्रोग्राम है, कंपाइलर जो है, उसका जो कंट्रोल है वो कहाँ चला जाएगा, जहां पर फंक्शन कॉल हुआ है वो उस फंक्शन के वहां पर चला जाएगा। और जो भी फंक्शन कॉल हुआ है उसके बॉडी में जितने भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो सारे क्या होंगे, वहां पर एग्जीक्यूट होंगे। जैसे ही फंक्शन के अंदर लिखे हुए सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, वापस से आपका प्रोग्राम यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो अभी यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, हमारे प्रोग्राम में यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर देते हैं, और जो फंक्शन कॉल हो गया है उसके बाद भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रिंटफ, यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देते हैं कि आफ्टर फंक्शन कॉल, ये मैसेज हम प्रिंट कर देते हैं। तो अब हमारा आउटपुट क्या बनेगा, तो कि पहले क्या होगा, प्रिंट, ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, उसके बाद ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, और उसके बाद ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट बनेगा। ठीक है, अब हम वापस से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आउटपुट हमारा क्या मिला, पहले हमें आउटपुट में क्या मिला, तो कि हेलो फ्रॉम मेन फंक्शन, उसके बाद इनसाइड फंक्शन, एंड उसके बाद आफ्टर फंक्शन। तो सी प्रोग्राम में जब कभी भी आपका फंक्शन कॉल होगा, तो पहले हमने देखा था, क्या देखा था, कि सी प्रोग्राम में टॉप टू बॉटम आपके क्या होंगे, 1 बाय 1 स्टेटमेंट जो है उसको हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। उसको क्या बोलते हैं, आपको मॉड्यूलर अप्रोच बोलेंगे। ठीक है, मॉड्यूलर अप्रोच क्या होगा, ये फंक्शन जो हम क्या है लिखा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, वन मॉड्यूल के तौर पे भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, जब हमने सी प्रोग्राम के एडवांटेज पढ़े थे तब हमने उसमें देखा था कि सी प्रोग्राम में हमें मॉड्यूलर अप्रोच देखने को मिल सकता है। तो मॉड्यूलर अप्रोच मतलब जो भी आपका प्रोग्राम है उसको आप सब पार्ट में डिवाइड करोगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मॉड्यूल बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये मैसेज डिस्प्ले करवाने का जो भी कोड है उसको हमने एक फंक्शन के अंदर यहाँ पर क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। तो जब कभी भी आपको ये मैसेज डिस्प्ले करवाना हो तब आप ये फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो उसको हम हमारे प्रोग्राम में उसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया सब मॉड्यूल के अंदर, सब प्रोग्राम के अंदर, यानी कि फंक्शन के अंदर। तो इसलिए जिस भी प्रोग्राम है उसको हम मॉड्यूलर अप्रोच फॉलो करता है वैसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि हमारा जो सी प्रोग्राम है उसमें जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट किस तरीके से होता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम 1 बाय 1 स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम को अगर हम फॉलो करेंगे तो आपका प्रोग्राम हो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कहाँ से करेगा कंपाइलर, तो कि मेन फंक्शन के अंदर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। तो मेन फंक्शन के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो कि आपका प्रिंटफ का स्टेटमेंट है जिसकी लिखा हुआ है हेलो फ्रॉम मेन फंक्शन। तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट कौन सा आएगा, तो कि हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल हो जाएगा। उसका मतलब क्या होगा कि ये जो फंक्शन कॉल है, ठीक है, तो ये जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन है वहां पर आपका कंट्रोलर कॉल करने जाएगा। फिर भले ही आपने उसको लास्ट में लिखा है, लेकिन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस में यहाँ पर आपने फंक्शन कॉल किया है, तो ये पर्टिकुलर जो फंक्शन कॉल किया होगा, हमारे केस में डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले नाम के फंक्शन के अंदर जितने भी लाइन लिखे होंगे वो सारे टॉप टू बॉटम 1 बाय 1 क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। एक बार सारे का सारा कोड हमारा जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन है उसके अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वापस से हम क्या करेंगे, ये डिस्प्ले नाम का फंक्शन जहां से कॉल हुआ है उसके बाद का जो भी लाइन है, यानी कि ये थर्ड नंबर का लाइन हमारे मेन फंक्शन के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है सबको किस तरीके से होगा? Yes, sir. जहां पर आप फंक्शन कॉल करोगे वहां पर आपका जो कंट्रोल है वो कहां पर फॉरवर्ड हो जाएगा, डायरेक्टली आपके फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। एक बार फंक्शन बॉडी के अंदर जितने भी स्टेटमेंट लिखे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो वापस से आपका जो कंट्रोल है वो कहां पर चले जाएगा, तो कि जहां पर से कॉल हुआ था उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir.
इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो अभी फंक्शन के अंदर। हाँ सर यूजर डिफाइन फंक्शन का नाम स्पेस से आप लग सकते हैं, स्पेस के आगे वाला कौन सा? बीच में ब्लैंक स्पेस रख के पूरा वर्ड लिख नहीं सकते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पर जो आप फंक्शन का नेम यूज करोगे, ठीक है, उसमें सारे वही रूल्स का इस्तेमाल होगा जो आप वेरिएबल के नाम को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हो। ठीक है, सारे के सारे वही रूल एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पर भी फंक्शन नेम की जगह आप कोई भी जो आपका रिजर्व कीवर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, अंडरस्कोर से कर सकते हो। तो सिंपल वेरिएबल का नाम डिफाइन करने के लिए आप जो भी रूल अप्लाई करते थे, सेम वही रूल यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे। आपको कोई भी फंक्शन का नाम बनाना है उसके अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। Sir. ओके, तो अभी जो हमारे ये डिस्प्ले फंक्शन है, अब हम क्या करते हैं, दूसरा एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, डिस्प्ले वन नाम का बनाते हैं। तो डिस्प्ले वन नाम का फंक्शन बनाना है तो हमें क्या करना है, उसका भी क्या करना है, यहाँ पर डिक्लेरेशन करना है। तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले वन कर देता हूँ। उसमें भी हम सेम सिंटेक्स फॉलो कर रहे हैं, उसमें भी हमारा कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, कोई भी पैरामीटर हम वहाँ पर नहीं ले रहे। तो डिस्प्ले वर्ड नाम का फंक्शन हमने वहाँ पर लिखा है, डिक्लेयर कर दिया। तो अब हमें उसका क्या करना है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन में भी क्या करेंगे, हम डिस्प्ले वन लिखेंगे। और यहाँ पर मैं मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ, कौन सा, कि प्रिंट एप इनसाइड डिस्प्ले वन। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, इनसाइड डिस्प्ले वन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इनसाइड डिस्प्ले। ठीक है, तो अब मैं अगर डिस्प्ले नाम का फंक्शन है उसका बाद में डिस्प्ले वन को फंक्शन कॉल करवाऊंगा तो हमारा आउटपुट किस तरीके से मिलेगा वो हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट हमें किस तरीके से मिला कि पहले हमारा जो मेन फंक्शन का जो मैसेज था वो प्रिंट हुआ, उसके बाद हमारा डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल हुआ, उसके अंदर जो मैसेज लिखा था वो वहाँ पर प्रिंट हुआ आउटपुट में यहाँ पर हमारे पास। तो वो मैसेज क्या है, तो कि इनसाइड डिस्प्ले। उसके बाद डिस्प्ले वन नाम का फंक्शन कॉल हुआ तो उसका मैसेज मिला हमें। और लास्ट में जो हमारा आफ्टर फंक्शन कॉल का मैसेज है वो यहाँ पर प्रिंट होके हमें मिल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोग्राम के अंदर स्लाइटली मॉडिफाई कर रहा हूँ और अब आपको बताना है कि हमारे प्रोग्राम का आउटपुट किस तरीके से होगा। तो अब बता सकता है कोई, अगर मैं ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा आउटपुट किस तरीके से मिलेगा? अभी जे सेम ही मिलेगा अभी में। ओके, और कोई आंसर? सर आप डिस्प्ले वन का कोड दिखा सकते हो? हाँ एक मिनट, हाँ सॉरी ऐड हो गया था। सेम ही आएगा पहले जैसे, डिस्प्ले वन कमेंट हो गया ना। तो अभी जो आ रहा है वही आएगा। नहीं नहीं, और डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले वन डाल के रखा है। ये डिस्प्ले होगा ना तो उसके अंदर डिस्प्ले वन भी आ जाएगा। इनसाइड डिस्प्ले दो बार और इनसाइड डिस्प्ले वन ऐसे आएगा। इनसाइड डिस्प्ले, इनसाइड डिस्प्ले और इनसाइड डिस्प्ले वन करके आएगा। ओके, और कोई आंसर है किसी को, और कुछ लग रहा है? नो सर, अभी तो नहीं लग रहा है कुछ। ओके, तो हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले क्या किया, आपको फ्लो को ट्रेस करते जाना है। ठीक है,
जहां पर आप फंक्शन कॉल करोगे वहां पर आपका जो भी फंक्शन का कोड है वो वहां पर एग्जीक्यूट होके उसका आउटपुट जनरेट कर देगा। तो आपको सीक्वेंस फॉलो करना है कि कौन से सीक्वेंस में आपके फंक्शन कॉल हो रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में कौन सा कॉल होगा, तो कि मेन फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर फर्स्ट लाइन जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा, तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या कॉल होगा आपका, ठीक है, डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल होगा। तो डिस्प्ले पर चले जाना है। डिस्प्ले में फर्स्ट लाइन क्या है, तो कि आपका इनसाइड डिस्प्ले का मैसेज प्रिंट किया हुआ है। उसके बाद आपका क्या कॉल हो रहा है, तो कि डिस्प्ले वन कॉल हो रहा है। तो डिस्प्ले वन के अंदर क्या लिखा है वहां पर चले जाना है। डिस्प्ले वन में क्या लिखा है हमने, तो कि इनसाइड डिस्प्ले वन नाम का मैसेज प्रिंट किया है, तो वो कॉल हो गया। अब यहाँ पर देखना है आपको, ठीक है, तो यहाँ पर जब आपका ये कॉल हो जाएगा तो ये आपका लास्ट होगा लाइन। तो जैसे ही आपका फंक्शन का लास्ट लाइन कंप्लीट हो जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, टास्क कंप्लीट हो जाएगा उसका, तो आपका कंट्रोल कहाँ पर जाएगा कि जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ है वहां से। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट मेन में नहीं चला जाएगा, जहां से ये फंक्शन को कॉल किया है वहां पर जाएगा। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बताना चाहता हूँ? जहां से आपका फंक्शन कॉल हुआ है वहां पर जाएगा। तो आइए डिस्प्ले वन कहाँ से कॉल हुआ है, तो कि डिस्प्ले के अंदर से हुआ है। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूशन होने के बाद कहाँ जाएगा आपका कंट्रोल, तो कि यहाँ पर जाएगा डिस्प्ले नाम के फंक्शन के अंदर। वहां पर भी अनफॉर्चुनेटली जो डिस्प्ले वन है वो क्या है, लास्ट लाइन है। तो वापस से कंट्रोलर कहाँ जाएगा, हमारा मेन फंक्शन के अंदर जाएगा डिस्प्ले वाली लाइन के बाद में। अगर यहाँ पर डिस्प्ले वन के बाद में कोई भी मैसेज होता तो वो ये जो मेन फंक्शन का लास्ट लाइन है उसको प्रिंट करने से पहले प्रिंट होता। उसको भी हम टेस्ट करके देखते हैं अभी। सर ठीक है, अगर डिस्प्ले वन हाँ के अंदर डिस्प्ले करके हम डाल दे तो भी होगा, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, अभी एक मिनट ये लिख देता हूं मैं कि इनसाइड डिस्प्ले आफ्टर डिस्प्ले वन। ठीक है, तो अब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, तो पहले तो हमारा जो मेन फंक्शन था वो मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा, डिस्प्ले के अंदर जैसे ही डिस्प्ले कॉल होगा हम डिस्प्ले के अंदर ये जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। वो प्रिंट होने के बाद हम डिस्प्ले से के अंदर से क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले वन को कॉल कर रहे हैं। तो डिस्प्ले वन में क्या लिखा हुआ है हमने, तो कि इनसाइड डिस्प्ले, यहाँ पर हम स्लैश एन लगाना भूल गए तो दो आउटपुट है वो सेम लाइन में आया है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टू वर्ड है वो कहाँ से लिखे हुए हैं, तो कि डिस्प्ले वन से। तो यहाँ पर वन भी है। एक मिनट में उसको हटा देता हूँ और स्लैश एन लगा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, वापस से हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ वापस से हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। पहले मेन फंक्शन का लाइन, फिर यहाँ पर डिस्प्ले कॉल हुआ। डिस्प्ले के अंदर को जैसे ही कॉल हुआ क्या मैसेज आया, तो कि इनसाइड डिस्प्ले। उसके अंदर से हमने क्या किया, डिस्प्ले वन को कॉल किया। तो डिस्प्ले वन में क्या लिखा था, तो कि इनसाइड डिस्प्ले वन। उसके बाद कंट्रोलर वापस कहाँ आया, तो जहां पर डिस्प्ले वन कॉल हुआ था उसके बाद के स्टेटमेंट में, यानी कि इनसाइड डिस्प्ले आफ्टर डिस्प्ले वन, तो वो मैसेज प्रिंट होगा। तो अब ये जो स्टेटमेंट है आपका प्रिंट एफ का वो डिस्प्ले के अंदर लास्ट वाला है। तो कंट्रोल कहाँ पर वापस जाएगा, जहां पर ये डिस्प्ले कॉल हुआ है उसके बाद में। तो डिस्प्ले कॉल कहाँ से हुआ है, तो कि मेन फंक्शन में से हुआ है। तो उसके बाद का स्टेटमेंट कौन सा है, तो कि आफ्टर फंक्शन कॉल। तो लास्ट में क्या प्रिंट होगा आपका, आफ्टर फंक्शन कॉल प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है सबको कंट्रोल फ्लो किस तरीके से होगा। जैसे ही आपका फंक्शन का बॉडी है उसका सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा इमीडिएटली, जहां से आपका फंक्शन कॉल हुआ है उसके नेक्स्ट लाइन में आपका कंट्रोल चला जाएगा। समझ में आ रहा है सबको। यस चलो सर। सर। हाँ, और यहाँ पर हमने क्या किया है, डिस्प्ले वन के अंदर से डिस्प्ले को, सॉरी डिस्प्ले से अंदर से डिस्प्ले वन को कॉल करवाया है। सेम वे में हम यहाँ पर भी कर सकते हैं कि डिस्प्ले वन के अंदर से डिस्प्ले को भी क्या करवा सकते हैं, कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, सर। तो ये यहाँ पर हम डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले वन को कमेंट नहीं करके रखेंगे तो
तो वो लूप हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, लूप हो जाएगा। एक दूसरे को आप कॉल करते जाओगे, आपका प्रोग्राम कहाँ चले जाएगा, इनफाइनाइट टाइम्स में चला जाएगा। तो उसका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि लूप के अंदर होता है, फॉर लूप वगैरह में एग्जिट कंडीशन हमें मिलेगा ही नहीं, एक दूसरे को कॉल करते जाएंगे, आपका प्रोग्राम कभी एंड ही नहीं होगा। ठीक है, तो डिस्प्ले 1 के अंदर से आप डिस्प्ले को कॉल करवाओगे तो आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलेगा। ओके, यानी कि आप फंक्शन का कॉल जहां से कर रहे हो, आपका फंक्शन का जो भी बॉडी है उसका कोड जो भी है वो एग्जीक्यूशन के बाद डायरेक्ट आपका कंट्रोल वहां पर चला जाएगा जहां से आपका फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ये चीज? Yes, sir. यस सर। किसी को डाउट है इसमें तो पूछो अभी। ओके, तो यहाँ पर जो एक फंक्शन के अंदर से हमने दूसरे फंक्शन को कॉल करवाया है तो उसको क्या बोलेंगे, नेस्टेड फंक्शन बोलेंगे हम। ठीक है, क्या बोलेंगे, नेस्टेड फंक्शन। जैसे कि हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप थे, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है, वैसे ही एक फंक्शन के अंदर से आप दूसरा फंक्शन कॉल करवाओगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, नेस्टेड फंक्शन बोलेंगे। क्लियर सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो अभी तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम फंक्शन के बारे में, आगे जो फंक्शन की डिफरेंट कैटेगरीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में हम ये, हाँ बोलो। ये प्रैक्टिकल से डाउट है, 20.5 में ये कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है? हाँ, वो आगे आएगा, फंक्शन के अंदर ही आएगा। ठीक है, कॉल बाय Okay, sir. वैल्यू ये जो हम पैरामीटर के अंदर दे रहे हैं ना, पैरामीटर बोलेंगे तो उसके अंदर दो अलग अलग टाइप है। ठीक है, एक टाइप है आपका कॉल